नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो तैराकी और जिम्नास्टिक से संबंधित रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी सीरीज़ रहेगी सीरीज़ नंबर 35। और दोस्तों, प्रतिदिन की आंसर की और पीडीएफ भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो नीचे कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक का चैनल पिन किया गया है उसे आप ज्वाइन करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिदिन की क्लासों की पीडीएफ और आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो ज़रूर स्कोर आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। और अगर आपको वीडियो और क्लास शेयर पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर एक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन कब हुआ। यहाँ पे दोस्तों भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन कब हुआ ये पूछा गया है। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन कब किया गया ये आपको बताना है। तो 1912, 37, 48 या फिर 51 इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको ज़रूर बताना है। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पर्सन के आगे अपना आंसर यानी पर्सन के साथ में आंसर भी टाइप करते रहे ताकि पता चलता रहे कि आपने कौन से पर्सन का सही आंसर दिया है। तो भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन ये 1951 में हुआ था। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर एक का 1951 में भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर दो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन कब हुआ। यहाँ पे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन का गठन कब हुआ ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन 1951, 81, 1881, 1950 या फिर 1932 कौन सा आंसर सही रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन 1881 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1881 में अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 रहेगा अपना अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, यहाँ पे हेडक्वार्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। इससे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी तो वो 1881 में अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है कि लंदन, लुसाने, चेन्नई, टोक्यो इनमें से कौन सा आंसर रहेगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का मुख्यालय रहेगा। तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लुसाने, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ का गठन वो 1881 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4। और दोस्तों, अगर आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो वीडियो को भी आप जरूर शेयर करते रहें ताकि और भी दोस्तों को और भी विद्यार्थियों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों अपना जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था। यह आपको बताना है कि जिम्नास्टिक खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे पुरुष और महिला से संबंधित नहीं पूछा गया है लेकिन आपको जिम्नास्टिक से संबंधित सीधा ही जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 1896 में एथेंस के अंदर ही पहली बार में ही, ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट बार में ही जिम्नास्टिक को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था। तो प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1896 के एथेंस ओलंपिक में जिम्नास्टिक को शामिल कर लिया गया था। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे महिला स्पर्धा जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था। या दोस्तों, यहाँ पे महिलाओं से संबंधित पूछा गया है कि महिला स्पर्धा जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे महिलाओं की जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इससे पहले अगर मैं बताऊँ तो वो
ओवरऑल तरीके से या फिर पुरुषों के रूप में देखें तो पुरुषों के रूप में वो फर्स्ट ओलंपिक यानी 1896 में ही इसको शामिल कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पे महिलाओं से संबंधित पूछा गया है तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक में महिलाओं की जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। ये भी ध्यान रखना है, एम्स्टर्डम ओलंपिक जो कि हॉलैंड में हुआ था, इसमें महिलाओं की जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहें। प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों, अपना कौन से ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक स्पर्धा में भाग लिया। यहाँ पे दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों से संबंधित पूछा गया है कि कौन से ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक स्पर्धा में भाग लिया। दोस्तों इससे पहले 1896 में ओवरऑल पुरुष की और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि 1896 के अंदर ओवरऑल पुरुष की और फिर इसके बाद में 1896 में ओवरऑल पुरुष और महिलाओं की 1928 में शामिल हो गई थी। लेकिन भारतीय टीम ने, यहाँ पे भारतीय टीम से संबंधित पूछा गया है कि भारतीय टीम ने ओलंपिक में कब पहली बार भाग लिया है, वो भी जिम्नास्टिक खेल के अंदर। ये पूछा गया है कि जिम्नास्टिक में भारतीय टीम ने पहली बार या भारतीय खिलाड़ियों ने पहली बार कब भाग लिया है। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1952 के हेलेंसिंकी ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने पहली बार जिम्नास्टिक में भाग लिया था। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1952 के हेलेंसिंकी ओलंपिक में भारतीय जिम्नास्टिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 रहेगा अपना, जिम्नास्टिक में कितने उपकरण पर स्पर्धा आयोजित होती है। दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक में कितने उपकरण यानी एपरेटर्स पर कितने जो उपकरण इक्विपमेंट्स होते हैं उन पर जिम्नास्टिक की आयोजन होता है। उपकरण पूछे गए हैं कि कितनी उपकरणों पर स्पर्धा आयोजित होती है, ये आपको बताना है। और दोस्तों यहाँ पे सीधा बताऊँ तो यहाँ पे पुरुष और महिलाओं से संबंधित अलग अलग उपकरण होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने उपकरण महिलाओं के होते हैं और कितने उपकरण पुरुष के रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है कि जिम्नास्टिक में कितने उपकरण पर स्पर्धा आयोजित की जाती है। तो इतना आसान नहीं रहेगा दोस्तों ऐसे प्रश्नों का आंसर देना। तो सही प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों पुरुष के 6 उपकरण और महिलाओं के 4 उपकरण जिम्नास्टिक के अंतर्गत होते हैं, जिनमें फ्लोर एक्सरसाइज, पोमेल हॉर्स, अनइवन बार, रोमन रिंग, बैलेंसिंग बीम और ये हॉरिजॉन्टल बार। तो ऐसे जो उपकरण होते हैं वो महिलाओं के 4 और पुरुषों के 6 उपकरण होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों पुरुषों के 6 उपकरण और महिलाओं के 4 उपकरण पर जिम्नास्टिक की स्पर्धा आयोजित की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अपना, जिम्नास्टिक में जिम्नास्ट को अधिकतम कितने अंक दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक खेल में जिम्नास्ट जो खिलाड़ी होता है, जिम्नास्टिक करता है, उसको अधिकतम कितने अंक दिए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कितने अंक मैक्सिमम दिए जा सकते हैं खिलाड़ी को, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि जिम्नास्टिक में जिम्नास्ट को अधिकतम कितने अंक दिए जाते हैं, 10, 15, 20, 25। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 20 अंक मैक्सिमम दिए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, जिम्नास्टिक खेल में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि जिम्नास्टिक खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है। यहाँ पे दोस्तों जिम्नास्टिक खेल के अंदर प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 के अंदर हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जिम्नास्टिक खेल के अंतर्गत पहला अर्जुन पुरस्कार कौन से खिलाड़ी को दिया गया था, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोच भी लिया होगा। प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहने वाला है जिम्नास्टिक के अंदर प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी वो रहेगा दोस्तों श्याम लाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा अपना, जिम्नास्टिक में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं।
दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक में एक टीम पूछी गई है दोस्तों, यहाँ पे एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको बताना है। दोस्तों जिम्नास्टिक में सिंगल भी डबल्स भी इस प्रकार करते हैं, लेकिन टीम गेम में भी यानी सिंगल और टीम दो प्रकार से जिम्नास्टिक को आयोजित किया जाता है। एक खुद पर्सनल इंडिविजुअल खिलाड़ी और एक टीम गेम में कितने खिलाड़ी मिलके वो फिर उसका स्कोर निकाला जाता है। तो इस प्रकार टीम के अंदर जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, जिम्नास्टिक में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 6 खिलाड़ी। चले दोस्तों, अगर आज की प्रश्न उत्तरी आपको पसंद आती है, डेली की आपको क्लासेस पसंद आती है, तो वीडियो को भी आप ज़रूर, क्लास को भी आप ज़रूर शेयर करते रहें ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जिम्नास्टिक केवल महिलाओं के लिए होती है। यहाँ पे दोस्तों कौन सी जिम्नास्टिक है जो केवल महिलाओं के लिए होती है ये पूछा गया है। इससे पहले दोस्तों मैं बताऊँ तो जिम्नास्टिक के 6 प्रकार होते हैं, जिनमें से 4 प्रकार तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसके अलावा भी एक्रोबेटिक और एक जिम्नास्टिक और होती है, वो इस प्रकार टोटल जिम्नास्टिक के 6 प्रकार होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से जो जिम्नास्टिक की कौन सी स्पर्धा केवल महिलाओं के लिए होती है ये आपको बताना है कि केवल महिलाओं के लिए होती है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे एरोबिक, रिदमिक, ट्रेम्पोलिन, आर्टिस्टिक और एक होती है एक्रोबेटिक और एक और दूसरी एक जिम्नास्टिक और होती है। इस प्रकार टोटल 6 जिम्नास्टिक होती है, 6 प्रकार की जिम्नास्टिक होती है। इनमें से कौन सी जिम्नास्टिक केवल महिलाओं के लिए होती है यह आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे रिदमिक जिम्नास्टिक, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की PDF और आंसर की आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो नीचे कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक को पिन किया गया हो उसको आप ज्वाइन करके आसानी से टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में भी आपको आसानी से अपनी न्यूज़ देखी होगी कि बाहरी राज्यों के ज़्यादा लगभग 29% बाहरी राज्यों के जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो भी आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार बाहरी राज्यों की भीड़ ज़्यादा रहेगी, तो इस प्रकार आपको कंपटीशन भी थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो आपको तैयारी और भी शानदार और जानदार करता रहना है। तो वो आपको करने के लिए आप RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस से आप आसानी से जुड़ के अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट खिलाड़ी कौन है। यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट रहेगा कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय, यहाँ पे दोस्तों प्रथम पूछी गई है और वो भी महिला पूछी गई है कि प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट खिलाड़ी कौन है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ की ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट खिलाड़ी कौन है ये आपको बताना है। तो कौन सी खिलाड़ी हो सकती है जो भारत की तरफ से प्रथम ओलंपिक में भाग लेने वाली जिम्नास्ट खिलाड़ी बनी थी। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे दीपा कर्माकर। ये भारत की तरफ से प्रथम महिला जिम्नास्ट है जो ओलंपिक में भाग लेने वाली खिलाड़ी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसने कब भाग लिया था तो 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लिया था और इसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अभी तक जिम्नास्टिक के तौर पर भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4था स्थान हासिल किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिम्नास्टिक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक शब्द की उत्पत्ति पूछी गई है कि वो उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। तो जिम्नास्टिका, जिम्नास्ट, जिम्नोस या फिर उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है जिससे जिम्नास्टिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको जरूर बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर टाइप करते रहे और लास्ट में जरूर 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों जिम्नोस शब्द से जिम्नास्टिक शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिम्नोस शब्द से जिम्नास्टिक की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर
नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुरुष फ्लोर एक्सरसाइज की अवधि कितनी होती है। यहाँ पे दोस्तों पुरुष फ्लोर एक्सरसाइज की अवधि कितनी होती है। यहाँ पे दोस्तों पुरुष के बारे में पूछा गया कि फ्लोर एक्सरसाइज में अवधि कितनी रहेगी। दोस्तों यहाँ पे फ्लोर होता है, उस फ्लोर का माप कितना होता है ये आपको बता दूँ। तो फ्लोर का माप 12 गुणा 12 यानी 12 मल्टीप्लाई 12 मीटर का फ्लोर होता है। और उस पर जो एक्सरसाइज की जाती है वो एक्सरसाइज कितनी टाइम की होती है पुरुषों के लिए, और उसमें 3 कोने ये अनिवार्य थे छूने होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्लोर एक्सरसाइज में फ्लोर के 3 कोनों को अनिवार्य रूप से छूना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से पुरुष के लिए फ्लोर एक्सरसाइज पर कितना टाइम होता है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 और इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे पुरुषों के लिए फ्लोर एक्सरसाइज की अवधि वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे 70 सेकेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुरुष फ्लोर एक्सरसाइज की अवधि वो 70 सेकेंड होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 रहेगा अपना महिला फ्लोर एक्सरसाइज की अवधि कितनी होती है। ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि महिला फ्लोर एक्सरसाइज की अवधि कितनी होती है। दोस्तों फ्लोर एक्सरसाइज पर महिलाओं के लिए अवधि कितनी रहेगी, वो ही बात है सीधी फ्लोर पर कि इस पे फ्लोर का माप वो ही रहता है दोस्तों 12 मल्टीप्लाई 12 मीटर का। लेकिन इस पर महिलाओं के लिए, और महिलाओं को भी 3 कोने अनिवार्यतः फ्लोर के छूने होते हैं, और उसमें से जो महिलाओं के लिए फ्लोर की एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए अवधि कितनी रहेगी, टाइम पीरियड कितना रहेगा, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इससे पहले मैंने पुरुषों को बता दिया था कि पुरुषों का 70 सेकेंड का टाइम रहता है फ्लोर एक्सरसाइज पर, लेकिन महिलाओं के लिए कितना होगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, महिलाओं के लिए फ्लोर एक्सरसाइज की अवधि वो 90 सेकेंड की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 90 सेकेंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जिम्नास्टिक खेल में परफेक्ट 10 अंक प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम जिम्नास्ट कौन सी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिम्नास्टिक खेल में यहाँ पे परफेक्ट यानी परफेक्ट 10 अंक प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम जिम्नास्ट कौन सी है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों परफेक्ट 10 अंक यानी एक उपकरण पर 10 में से 10 अंक प्राप्त करने के लिए जो महिलाओं के उपकरण होते हैं इसमें से 10 में से 10 अंक प्राप्त कर लिए यानी 10/10, ये आपको ध्यान रखना है। तो परफेक्ट 10 यानी 10 में से 10 अंक प्राप्त करना ये सर्वप्रथम किस खिलाड़ी के द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 अंक प्राप्त करने के लिए दीपा कर्माकर, नादिया कोमेंसी, साक्षी मलिक या फिर स्टील किंग इनमें से कौन सी रहेगी, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों परफेक्ट 10 अंक प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी वो नादिया कोमेंसी रहेगी। और ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये रोमानिया की खिलाड़ी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। रोमानिया की खिलाड़ी थी और लगभग 1976 के लगभग ओलंपिक में इसने परफेक्ट 10 अंक प्राप्त किए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है आप ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे, और आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करते रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 रहेगा अपना जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज के लिए क्षेत्र का माप क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज का माप क्या होता है दोस्तों, मैंने इससे पहले भी इसका आंसर बता दिया था, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो फ्लोर एक्सरसाइज का माप क्या रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो फ्लोर एक्सरसाइज की लंबाई चौड़ाई वो क्या रहेगी, इससे पहले मैंने बताया था कि फ्लोर एक्सरसाइज पर पुरुषों के लिए वो टाइम पीरियड 70 सेकेंड होता है, लेकिन महिलाओं के लिए वो टाइम पीरियड 90 सेकेंड होती है। लेकिन इस फ्लोर एक्सरसाइज की लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर आपने सही सोच लिया होगा। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 12 मल्टीप्लाई 12 मीटर, ये फ्लोर एक्सरसाइज का माप होता है जो मैंने पहले भी बता दिया था। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 12 मल्टीप्लाई 12 मीटर फ्लोर एक्सरसाइज इसका क्षेत्र का माप होता है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 रहेगा एक स्टैंडर्ड तरणताल की लंबाई कितनी होती है दोस्तों। यहाँ पे तरणताल की लंबाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि स्टैंडर्ड तरणताल की लंबाई पूछी गई है वो कितनी होती है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सही आंसर ये बात सोचने की है कि तरणताल किसे कहा जाता है। तो वो तरणताल हिंदी का शब्द है, लेकिन इसे इंग्लिश में अपन
स्विमिंग पूल स्विमिंग बोलते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। स्विमिंग को हिंदी में वो बोलेंगे अपन तरणताल, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या रहेगा, एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल या तरणताल की लंबाई कितनी होती है वो आपको बताना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लंबाई पूछी गई है ना कि चौड़ाई, तो इसके बारे में आपको सही बताना है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ये 50 मीटर रहेगी। दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की जो लंबाई होती है वो 50 मीटर की रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी इसकी चौड़ाई रहेगी वो लगभग 25 मीटर की लगभग, यानी स्टैंडर्ड तरह की जो स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल होता है उसकी लंबाई भी चौड़ाई भी 25 मीटर होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय तैराकी महासंघ का गठन कब हुआ। दोस्तों यहाँ पे तैराकी के बारे में पूछा गया है कि भारतीय तैराकी महासंघ का गठन कब हुआ। प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको जरूर बताना है कि भारतीय तैराकी महासंघ का गठन कब हुआ, ये आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो गठन है वो कब किया गया। प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा वो दोस्तों 1948 में भारतीय तैराकी महासंघ का गठन किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का गठन कब किया गया। यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का गठन वो कब किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों 1948, 12 या फिर 8 या 52, इनमें से मैंने पहले भी बता दिया कि 1948 में तो भारतीय तैराकी महासंघ का गठन हुआ था, लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का गठन पूछा गया है तो वो कब हुआ था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 1908 में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का गठन, और ये लूसाने स्विट्जरलैंड में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। लूसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का गठन हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। और दोस्तों अगर आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है जरूर वीडियो को शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका फायदा मिले। और लास्ट में आप 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं वो आप जरूर अपना स्कोर भी आप शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है। दोस्तों यहाँ पे निम्न में से जो तैराकी की शैली नहीं है ये पूछी गई है कि कौन सी टेक्निक नहीं है तैराकी की। यहाँ पे दोस्तों तैराकी से संबंधित अनेक टेक्निक या शैली रहती है जिसके द्वारा, जैसे बटरफ्लाई होती है, इसके अलावा जो फ्री स्टाइल होती है, ऐसी जो तैराकी की शैलियाँ होती है इनमें से जो कौन सी तैराकी की शैली नहीं है वो पूछा गया है। तो बटरफ्लाई, फॉरवर्ड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक या फ्री स्टाइल, तो कौन सी रहेगी, नहीं रहेगी। यहाँ पे दोस्तों नहीं पूछा गया है कि कौन सी तैराकी की शैली नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फॉरवर्ड स्ट्रोक, ये तैराकी की शैली नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा मैं बताऊँ तो बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और बैक स्ट्रोक ये सभी तैराकी से संबंधित शैलियाँ होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का फॉरवर्ड स्ट्रोक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल में लेन की चौड़ाई कितनी होती है, ये आपको बताना है कि दोस्तों यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो अंतर्राष्ट्रीय मानक का स्विमिंग पूल होता है, तरणताल होता है, उसमें लेन की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों ये मान लो कोई स्विमिंग पूल है और इसमें जो ये स्विमिंग पूल में ये लाइन होती है, इनको लाइनें बोलते हैं अपन, इन लाइनों के मध्य की चौड़ाई कितनी रहेगी, ये चौड़ाई कितनी रहेगी ये पूछा गया है। दोस्तों स्विमिंग पूल में जो स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल में लेन की चौड़ाई कितनी होती है वो पूछा गया है कि चौड़ाई कितनी रहेगी वो आपको बताना है। तो 1.22 मीटर, 2.25 मीटर, 2.50 मीटर या फिर 3.22 मीटर, ये इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा कि एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल में वो लेन की चौड़ाई कितनी होती है ये आपको बताना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको ज़रूर बता दूं कि दोस्तों यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ट्रैक में लाइनें होती है वो लाइनें
10 के लगभग होती है, लेकिन स्टैंडर्ड ट्रैक में वो भी 8 ही रहेगी। स्विमिंग पूल में 8 रहेगी, लेकिन 10 लाइनों का स्विमिंग पूल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा, इसकी लाइन की चौड़ाई वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे 2.5 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 2.50 मीटर ये लाइन की चौड़ाई होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। यहाँ पे दोस्तों स्विमिंग पूल यानी तरणताल की लंबाई चौड़ाई पूछी गई है कि एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, ये पूछा गया है दोस्तों। ये स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल है और इस स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी, ये चौड़ाई और ये लंबाई कितनी रहेगी, ये पूछा गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई पूछी गई है तो कितनी रहेगी वो आपको बताना है। तो 50 × 50, 50 30, 25 50 या फिर 50 25, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 50 × 25 मीटर, यानी 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा ये स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की माप होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, यहाँ पे तैराकी में व्यक्तिगत मेडले में कौन सी स्पर्धा नहीं होती है। दोस्तों ये रिले, यहाँ पे तैराकी से संबंधित रिले भी होती है दोस्तों। यहाँ पे तैराकी में व्यक्तिगत मेडले, इसमें कौन सी स्पर्धा नहीं होती है ये आपको बताना है दोस्तों। मेडले रिले होती है, यानी तैराकी में भी रिले दौड़ होती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे तैराकी में भी रिले दौड़ होती है, उस रिले में मेडले रिले यानी व्यक्तिगत, टीम से संबंधित नहीं है, व्यक्तिगत मेडले रिले पूछी गई है। तो व्यक्तिगत मेडले रिले में कौन सी स्पर्धा होती है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 24 इसका सही आंसर क्या रहेगा वो आपको बताना है कि तैराकी में व्यक्तिगत मेडले में कौन सी स्पर्धा होती है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 24% का वो रहेगा दोस्तों 400 मीटर ये व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ को क्या कहा जाता है। दोस्तों इंटरनेशनल तैराकी महासंघ को क्या कहा जाता है ये पूछा गया, इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। इससे पहले दोस्तों मैं बताऊं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का गठन वो 1908 में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे 1908 में होने के बाद में इसका नाम क्या है, यानी इसको क्या कहा जाता है। तो फीना, फीपा, फीला या फीबा, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा फीना कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी फीना इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। FINA ये अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का नाम है जिसे फीना कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, यहाँ पे तैराकी में राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कौन है। दोस्तों तैराकी में राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी कौन है जो प्राप्त किया है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी तैराकी में वो राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी है ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा खिलाड़ी रहेगा जो राजस्थान से तैराकी खेल के अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आप क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भंवर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान से तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्विमिंग में प्लेटफॉर्म पानी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होता है। दोस्तों यहाँ पे स्विमिंग जो तरणताल होता है उसमें जो प्लेटफॉर्म होता है जिस पर खिलाड़ी खड़ा होकर जंप लगाता है पानी के अंदर, वो कितनी ऊंचाई पर होता है पानी से, ये पूछा गया है दोस्तों। मान लीजिए ये अपना स्विमिंग पूल है और इसमें जो यहाँ पे जो स्विमिंग पूल में जो यहाँ पे वो जो प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर खिलाड़ी खड़ा होके जंप लगाता है, इसके ऊपर खड़ा होकर खिलाड़ी जंप लगाएगा पानी के अंदर, वो प्लेटफॉर्म पानी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होता है ये पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि स्विमिंग में प्लेटफॉर्म पानी की सतह से कितनी ऊंचाई पर रहेगा ये आपको बताना है।
तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों 50 से 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, यानी पानी से 50 से 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर वो रहेगा प्लेटफॉर्म जिस पर खिलाड़ी खड़ा होकर पानी के अंदर जंप लगाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 रहेगा महिलाओं के लिए बैलेंसिंग बीम की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक से संबंधित प्रश्न है कि महिलाओं के लिए बैलेंसिंग बीम इसकी लंबाई कितनी होती है। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि बैलेंसिंग बीम ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि पुरुषों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 4 उपकरण काम आते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो बैलेंसिंग बीम है वो सिर्फ महिलाओं के लिए काम आने वाला उपकरण रहेगा। तो बैलेंसिंग बीम और इसकी लंबाई कितनी रहेगी ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 5 मीटर ये बैलेंसिंग बीम की लंबाई रहेगी। दोस्तों यहाँ पे जो बैलेंसिंग बीम होती है इस बैलेंसिंग बीम की लंबाई वो 5 मीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिम्नास्टिक में रिंग की मोटाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे जो जिम्नास्टिक में रिंग की मोटाई कितनी होती है, रिंग की मोटाई कितनी रहेगी वो पूछा गया है। दोस्तों आपने जिम्नास्टिक के अंदर रिंग देखी होगी जिसके खिलाड़ी खड़ा होकर जिनसे खिलाड़ी उनको लटक कर ऐसी रिंग होती है जो ऊपर किसी एपरेटस या किसी मेन जो पोल होता है उससे बंधी हुई होती है। तो इस रिंग की मोटाई कितनी रहेगी जिस पे खिलाड़ी लटक के जो एक्सरसाइज करता है वो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे पकड़ता है इसको हाथों से और फिर ऊपर इसके पैर होते हैं, ये ऐसी एक्सरसाइज करता है इसमें। तो ये जो जिम्नास्टिक के अंदर जो रिंग होती है इस रिंग की मोटाई क्या रहेगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जिम्नास्टिक में रिंग की मोटाई वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे 2.80 सेंटीमीटर, ये जिम्नास्टिक खेल में रिंग की मोटाई रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि पोमेल हॉर्स किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे पोमेल हॉर्स के बारे में पूछा गया है कि पोमेल हॉर्स किस खेल से संबंधित रहेगा, ये आपको बताना है कि पोमेल हॉर्स किस खेल से संबंधित रहेगा। तो दोस्तों अगर आपने पोमेल हॉर्स नहीं देखा है तो पोमेल हॉर्स लगभग ऐसा रहता है, यहाँ पे ये रहेगा पोमेल हॉर्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये पोमेल हॉर्स होता है, इसके ऊपर 2 यहाँ पे पोमेल हॉर्स लगे होते हैं, उसको पकड़कर खिलाड़ी जिम्नास्टिक करता है, तो ये पोमेल हॉर्स होता है। और ये पोमेल हॉर्स किससे संबंधित रहेगा तो वो मैंने आपको बता भी दिया है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों पोमेल हॉर्स वो जिम्नास्टिक से संबंधित रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार आज अपने 30 प्रश्नों का एनालिसिस किया है और 30 में से आपने कितना स्कोर अचीव किया है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर शेयर करते रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।